हेलो एवरीवन। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आप लोग के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस को लेके आऊँगा, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। और ये जो पहला टॉपिक है मेरा, ये क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना? क्लास 12th में आपको पहला एक चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ जानकारी देखनी है ना? जैसे आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, लेकिन क्लास 10th में जो आप पढ़े थे उससे थोड़ा-सा बस एडवांस है, ठीक है? तो अब इसमें पहले हम ये समझते हैं, देखिए वीडियो में लास्ट तक लगे रहेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना? थोड़ा-सा देर तक आप देखेंगे, आपको सब खुद ही समझ में आ जाएगा कि वाक़ई में ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अब जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को देखा था, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि सिर्फ़ उसमें थ्योरीज़ थी, है ना? आपको ये पढ़ना था कि चार्ज क्या होता है, आपने ये पढ़ा था कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। लेकिन अब क्लास 12th में भी सेम थिंग है, लेकिन क्या है कि डेरिवेशन ऐड हो गया है ना? डेरिवेशन इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया गया, फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, प्लस थोड़े से न्यूमेरिकल आपके ऐड हो जाते हैं। बस यही एक एडवांस है, तो उसको हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करोगे, क्या? जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करोगे, आपको एक मैटर के बारे में बताया जाता है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को या तो वो त्याग सकता है या तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है ना? इलेक्ट्रॉन को या तो दे सके या तो इलेक्ट्रॉन ले सके, तो ऐसे कौन से हो सकते हैं? मेटल, है ना? मेटल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को वो देते हैं, है ना? तो अब जैसा कि आप पिछले क्लास में कुछ पढ़ चुके हो, उस चीज़ को मैं रिवाइज़ करा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो आप थोड़ा-सा जान जाओगे ना, देखो ये जो अभी बेसिक थोड़ा-सा बताने वाला हूँ, इसी को लेकर के हमें आगे कुछ डिस्कस करना है। इसलिए थोड़ा-सा आप इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हो कि एक कोई भी मेटल है ना? तो उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन है। और जैसे मान लिया कि ऐसा ही कोई चीज़ है ना? आप अगर इसको देखोगे, ये लोहे का स्केल है ना? तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें इस लोहे के स्केल में अगर मैं तार सटाऊँगा बिजली कनेक्शन दे करके, तो क्या होगा कि इस लोहे के स्केल में करंट फ्लो होने लगेगा। आप किसी को टच कराओगे तो उसको करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, ये आपने जाना है ना? कैसे हो सकते हो ये देखिए। अब जैसे आपने केमिस्ट्री में, है ना? देखो थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? आपने ये जाना होगा कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो अब जैसे मान लो कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना? इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है, तो आपने ये जाना था कि उसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मान लो कि कोई और मैटर है, कोई और पदार्थ है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ जाता है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? ये वाला ये निगेटिव हो जाता है ना? यानी इस पे जो चार्ज आ जाता है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी मैंने ये देखा, अभी आप लोगों ने ये समझा कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई अगर त्यागे, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करे, तो उस केस में उस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आता है बाहर से तो उसे हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया? ये हमने चार्ज के बारे में देखा। अब जैसे मैं चार्ज की बात करूँ, इसको क्या बोलते हैं? आवेश भी बोलते हैं। जैसे ये मैं चार्ज लिखता हूँ, आपने शुरू में देखो ये बहुत ही बेसिक है, ये मुझे ये टॉपिक उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो चार्ज जैसा अभी मैंने बताया कि एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव होता है। ये एक बात आपने जाना, ठीक है? इसके बाद इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा वो आधा या टुकड़े में नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन, या तो 7, या तो 8, या तो 2, या तो 10, या तो मतलब ये है कि एक होल नंबर, यानी अगर आप इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से 5.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं है। या इसमें ऐसा नहीं है कि 7.25 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या तो 1, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो डॉट डॉट डॉट। इसे बोला जाता है क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? किसी आवेश का, किसी चार्ज का
ये क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी रहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो एक हिसाब से होल नंबर में होगा। जैसे ये 1 है ना, एक पूरा कंप्लीट नंबर, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने एन से लेकर एन, 1 से लेकर के एन तक, या तो हो सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन या 20 इलेक्ट्रॉन या 50 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आधा या टुकड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। समझ में आया? तो आपने पहली बात तो ये जानी कि चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, और दूसरा आपने ये जाना कि इसकी क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी रहती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 करके एन तक होगा। ठीक है, आपने ये जाना। और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ये जो पढ़ा रहे, ये जो आप नोट कर रहे हो ना, ये 12th में बेसिक में है ना, इसको इग्नोर मत करना। अब दूसरी बात क्या है कि अब चार्ज के बारे में और कुछ देखते हैं। चार्ज जैसा कि आपने जाना कि पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, यानी धन आवेशित और ऋण आवेशित होते हैं। तो क्या जरूरत है कि इनको अलग अलग नाम दिया जाए, क्यों इसको हम पॉजिटिव, क्यों इसको निगेटिव बोल रहे हैं, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू बना देता हूँ। ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो गया। वैसे इसमें से कुछ नोट नहीं करना था। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको समझते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है और इसका रोल क्या है। तो पहली बात ये बता दूं कि सबसे बड़ा रोल यही वाला है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे आपने देखा कि निगेटिव चार्ज है और ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब जब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और एक बात हमें ये पता चला कि अगर डिफरेंट टाइप के, ये देखो ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों, डिफरेंट टाइप के अगर चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब जैसे मैं यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू बना दूं, या यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू बना दूं, या यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू बना दूं, और यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू बना दूं। तो इस केस में अब आप ये इमेजिन करो, ये आप सोचो और इसका जवाब मुझे ज़रूर देना। ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है, मान लो कि ये केस ए है, ये बी केस है, ये सी केस है और ये डी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होने के केस में क्या होगा, ये दोनों क्या है, सेम टाइप के चार्ज है। तो सेम टाइप के चार्ज है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित यानी रिपेल। समझ में आया? इसको बोला जाता है रिपल्सन। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा हो तो आप जो वीडियो देख रहे हो वहाँ राइट साइड में ऊपर देखोगे तो 3 डॉट इस तरीके से होंगे। जैसे आपका ये विंडो है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे 1.25 पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर स्पीड स्लो है तो, वैसे मुझे लगता है नॉर्मल ही होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अब हम इसकी बात करते हैं। बी वाला केस क्या है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे, यानी ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको, ये जो माइनस क्यू है इस प्लस क्यू को आकर्षित करेगा, और ये जो प्लस क्यू है ये भी इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो केस है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये भी सेम केस है, लेकिन क्या है, मैंने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और ये माइनस क्यू, इस केस में क्या होगा, इसमें भी यही वाला केस होगा। ठीक है, यानी सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप के चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। जो डिफरेंट चार्जेस होंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे डिफरेंट चार्ज है और यहाँ पे डिफरेंट चार्ज है, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे, और इस वाले केस में सबसे ऊपर सबसे नीचे देखो ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो अगर सेम चार्जेस रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप के चार्जेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया?
तो यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब उसके बाद हम कूलम लॉ को देखते हैं कि कूलम लॉ क्या होता है ना। ये चार्ज के बारे में आप इतना अगर जानते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्लास 12th में शुरुआत करने के लिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो, और आप क्लास 12 का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और वैसे ये बेसिक सी चीज़ें आप अभी तक जानते होगे, है ना। तो अब हम चालू करते हैं अपना कूलम फोर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। कूलम फोर्स क्या होता है, कूलम लॉ। अब देखो, एक कूलम थे, है ना, उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कूलम लॉ बोला जाता है, ठीक है। और उन्होंने ये लॉ किससे रिलेटेड दिया था, चार्ज से रिलेटेड। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि चार्ज को अच्छे से देखो, है ना। तो कूलम जो थे उन्होंने एक चार्ज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया, उसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। तो अब जैसे उन्होंने ये कहा कि अगर दो चार्जेस हैं, एक और दो दो चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, ठीक है। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर दो चार्जेस हैं सेम हुए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था, और कुछ एक फार्मूला दिया था जिसको बोलते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। हमें यही चीज़ अभी पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ही इजी है। और तब से जब जब से मैं इस वीडियो को इस कूलम लॉ को अभी पढ़ा रहा हूँ, आप ये बताओ कि इसका यूनिट क्या होता है ना। आप करते रहो, समझते रहो, आप इसको देखो और बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। समझ में आ रहा है। अब मैं कूलम लॉ में देखता हूँ, ठीक है। उन्होंने बस यही चीज बताई थी कि अगर दो चार्जेस हैं तो उनमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड होगा, है ना। दो चार्जेस हैं, उनमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड होगा। अगर वो सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बस यही एक कूलम लॉ है, ठीक है। अब हम उसको देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कूलम लॉ, इसे हिंदी में बोलेंगे कूलाम का नियम, ठीक है। कूलम लॉ यानी कूलाम का नियम, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने समझाया तो उस चीज़ को मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये कूलम का नियम क्या है, इसको समझिएगा, ठीक है। मैं एक फिगर बना रहा हूँ, मान लो यहाँ पे Q1 है और मान लो यहाँ पे Q2 है, ठीक है। मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है, मान लिया कि ये R है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, ठीक है। अब देखो, अभी जो मैंने बताया कि अगर दो चार्जेस रहेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जैसे अगर समझ गए तो ठीक है, आगे का देखो, नहीं समझे तो देखो। अगर आप दो मैग्नेट लोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाते हैं कि नहीं चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। दो मैग्नेट यानी दो चुंबक आप लोगे तो एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और उनमें से किसी एक को अगर उल्टा कर दोगे, आप ऐसा देखना, जैसे मान लो कि ये, हाँ ये देखो, ये मान लो कि दो चुंबक है, दो मैग्नेट है, आप इसको जब ऐसे करोगे तो क्या करेंगे, वो चिपक जाएंगे, पास में रहेंगे, चिपक जाएंगे। और अगर मान लो कि एक को उल्टा कर दिया तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि यहाँ पे जो Q1 और Q2 चार्ज है R दूरी पर है, ठीक है, R डिस्टेंस पर है। तो इनमें क्या होगा, इनमें भी एक फोर्स लगेगा, क्योंकि वो मैग्नेट था, अब ये चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज पे फोर्स लगेगा उसे हम बोलते हैं कूलम लॉ, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक Q1 है, एक Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के तहत, इस नियम के अनुसार, अब इसको लिखेंगे व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट, जब दो चार्ज एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में हैं, देन दे विल फील
क्या करेंगे, वो फील करेंगे अ फोर्स, ईदर, आइदर भी बोल सकते हो ना, आइदर और ईदर दोनों होता है, ईदर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब आपको ये बात समझ में आता होगा ना, आपके बुक में जो दिया है आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से। मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट, अगर दो चार्ज एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में, देन दे विल फील अ फोर्स ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तब वो क्या करेंगे, एक फोर्स फील करेंगे, या तो वो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है। और दिस फोर्स F is directly proportional to Q1, force directly proportional to Q2 and force inversely proportional to square of the distance। समझ में आया? यहाँ पे देखो ये तीनों चीजें जो मैंने दिखाई है ना, आप इसी को फोर्स के प्रोपोर्शनल कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब आप फिजिक्स में, अब देखो इतना चीज आप 12th में आ चुके हो तो आपको पता ही होगा कि जब इस तरीके से प्रोपोर्शन का कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रोपोर्शन का, अनुपात का, तो इस केस में हम आगे का जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। अब जैसे ये प्रोपोर्शनल है, अलग अलग लिखा है ना, तो ज्यादा स्पेस लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक साथ कर देते हैं, Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया, समझ में, ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटा देना है, क्योंकि आप कोई भी फार्मूला पढ़ते हो तो वहां पे प्रोपोर्शनल का साइन आप याद नहीं करते हो, इक्वल याद करते हो ना। जैसे एक्सेलरेशन का आपने याद किया था, एक्सेलरेशन इक्वल्स वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये याद किया था। तो अब जैसे फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो इसी तरीके से इसको भी हटाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल कर देंगे, तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, ये वही चीज है, ये वही महाशय है। ठीक है, और आपको कैसा लिखा है वो मिल सकता है, आपको ऐसा भी मिल सकता है कि के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, इस तरीके से भी मिल सकता है। अगर ऐसा दिखेगा तो इसका मतलब कि k की वैल्यू ये होती है। अब जान लो, अब जैसे ये एक कांस्टेंट है, देखो हर एक कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगाया है ना, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁹ ठीक है, यानी इस पूरे के जगह पे आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁹। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, आप इतना देख करके घबरा मत जाना, आप जहां पे ये लिखे आप इसको रख देना। ठीक है, यानी अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ लिखिए और Q1 Q2 की वैल्यू रखिए और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, आपका फोर्स निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये फोर्स, ये कूलम लॉ जो मैंने अभी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर दो चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे से क्या करेंगे, या तो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे, उनमें एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो अब कूलम लॉ जो था उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इस नियम के तहत व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट, जब दो चार्ज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं, देन दे विल फील अ फोर्स ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो उनमें एक फोर्स फील होगा। वो क्या करेंगे, Q1 और Q2 चार्ज एक फोर्स को फील करेंगे, या तो वो अट्रैक्टिव हो सकता है, या तो आकर्षण आकर्षण करने वाला हो सकता है, या तो प्रतिकर्षण करने वाला हो सकता है। यही चीज है। अब ये जो फोर्स है इसे अगर हम F से डिनोट करें, है ना, अगर इस फोर्स को F से डिनोट करें तो ये Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q2 के भी डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है, और देखो ये डिस्टेंस है ना, तो इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विथ द साइन ऑफ स्क्वायर, है ना, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो इन सब तीनों को मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया, एक साथ लिख दिया, तो एक साथ लिखने पे कुछ ऐसा हमें दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है, आपको बस ये याद कर लेना है। आप चाहो तो ये लिखो, आप चाहो तो ये लिखो, दोनों चलेगा। ठीक है, और ये
क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर ये तरीका हो गया। अब आपको किसी किसी बुक में या कहीं पे हो सकता है कि ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया है। अब उम्मीद है कि ये कूलम लॉ आपको समझ में आया होगा, है ना। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन यहीं पे मैं दे देता हूँ, आप उसे करिएगा, देखता हूँ होता है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये फिगर मैंने बनाया था, यहाँ पे कूलम फोर्स अप्लाई हो रहा था, कूलम लॉ लग रहा था ना, तो मान लो कि यहाँ पे अगर मैं 2 कूलम का एक चार्ज रख दूं और यहाँ पे -3 कूलम का एक चार्ज रख दूं और उनके बीच का डिस्टेंस में 5 मीटर रख दूं, तो आपको बताना है कि कूलम फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे करो। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये है कि 2 चार्जेस है, एक 2 कूलम है और दूसरा क्या है -3 कूलम है, यानी -3 और 2, 2 चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ना। तो उनमें क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, उसमें फोर्स लगेगा ना, और उनके बीच की दूरी क्या है 5 है, तो इसका आप करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसके बाद का जो भी, अब जैसे आपको ये नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं। तब तक के लिए, जब तक कि नया वीडियो ना आ जाए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हम लोग फिर से मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू।